नमस्ते दोस्तों। पहली जॉब का एक्साइटमेंट कुछ बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप अपनी पहली कमाई से अपने पेरेंट्स को, अपने भाइयों बहनों को कुछ गिफ्ट देना चाहते हो। फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे क्रेडिट कार्ड के अलग अलग ऑफर्स देखकर आप भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो। लेकिन एप्लीकेशन के 8-10 दिनों के बाद आपको बैंक की तरफ से ईमेल आता है कि योर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन हैज़ बिन डिनाइड। आप झुंझलाहट में अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल लगाते हो कि मैं अपने फ़ोन बिल, इंटरनेट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ तक कि रेंट भी टाइम पे भरता हूँ। आप पे कोई उधार भी नहीं है और आप एक रेप्यूटेड फर्म में अच्छी सैलरी के साथ जॉब कर रहे हो। ऐसा ही सिमिलर एक्सपीरियंस आपने होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन में भी किया होगा। लेकिन आप समझ नहीं पाते होंगे कि अच्छी सैलरी और बेहतर लाइफस्टाइल होने के बाद भी आपके लोन या क्रेडिट कार्ड की प्रोसेसिंग में इतनी अड़चनें क्यों आती हैं। दोस्तों, इन सारे सिचुएशंस की जड़ है आपकी एडिक्वेट क्रेडिट हिस्ट्री का ना होना, आपके क्रेडिट स्कोर का लो होना और आपके क्रेडिट वर्दिनेस के एडिक्वेट प्रूफ्स का फॉर्मल लेंडिंग सिस्टम में अनअवेलेबल होना। तो आइए आज की वीडियो में समझते हैं कि ये क्रेडिट स्कोर है क्या, वो कौन सी एजेंसी या कंपनी है जो आपका क्रेडिट स्कोर डिसाइड करती है, आपका क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है और आप अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हैं। अपनी हर वीडियो की तरह मैं आपको क्रेडिट स्कोरिंग की हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा ताकि आप इस स्कोरिंग के पीछे के नज़रिए को भी समझ सकें। इस टॉपिक को पूरी डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो लोन मिलने में दिक्कत होती है और जानकारों के मुताबिक अगर 800 के ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर है तो उसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों, क्रेडिट स्कोर हमारे पर्सनल क्रेडिट वर्दिनेस का एक रिपोर्ट कार्ड है जिसमें हमारे बैंक अकाउंट, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, लोन्स और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जब भी हम कोई लोन, क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट से रिलेटेड कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं तो उसका डिसीजन हमारे क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे ऑब्जेक्टिवली होता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हिस्टोरिकली लोन्स आपके पर्सनल रिलेशनशिप या फिर किसी एसेट की गारंटी पे दिए जाते थे। आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि कैसे लोग अपने जमीन और जेवर साहूकार के पास गिरवी रखकर लोन लेते थे या अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्ज लेकर अपना जरूरत का काम करते थे। अगर हम आरबीआई की 1949 की एनुअल रिपोर्ट को देखें तो फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर के सारे लोन्स इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, फाइनेंसिंग या फिर एग्रीकल्चर की तरफ जाते थे। इसमें भी एग्रीकल्चर का शेयर मात्र 4% था और देश के 96% लोन्स इंडस्ट्री, फाइनेंसिंग या फिर ट्रेडिंग के लिए दिए जाते थे। रिटेल लोन्स का तो कहीं अता पता भी नहीं था। एक कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको 2021-22 के आंकड़े बताता हूँ। आज की डेट में रिटेल लोन्स वैल्यू टर्म्स में टोटल बैंकिंग सेक्टर के लोन्स का 14 से 15% हिस्सा होते हैं और इंडिविजुअल एप्लीकेशंस के काउंट के टर्म्स में देखें तो रिटेल लोन्स का शेयर और भी ज़्यादा है। जैसे जैसे लोग अपने गांव और घर छोड़कर बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए शहरों और दूसरे देशों में रिलोकेट करने लग गए, वैसे वैसे पर्सनल रिलेशनशिप बेस्ड क्रेडिट सिस्टम डिक्लाइन होने लग गया। क्योंकि अनजान शहर में कोई आपको जानता ही नहीं है तो एक इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट रेटिंग सिस्टम की ज़रूरत लोगों ने महसूस करनी शुरू कर दी। पहली बार क्रेडिट रिपोर्ट आधारित लेंडिंग सिस्टम की शुरुआत अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1841 में हुई। बिजनेस एक्सपैंड होने के साथ अमेरिका के बिजनेस एक मर्केंटाइल एजेंसी स्टैब्लिश करते हैं। ये एजेंसी अलग अलग बिजनेसेस के लेन देन का हिसाब किताब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सेंट्रली स्टोर करके रखती थी और इस रिपोर्ट के बेसिस पे लेंडर से डिसाइड करते थे कि किस बिजनेसमैन को कितना लोन कितने टेनियर के लिए दिया जा सकता है। लेट 19th सेंचुरी में अमेरिका के बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स और मास रिटेलर्स कस्टमर्स को लुभाने के लिए EMI स्कीम की शुरुआत करते हैं और इस सिस्टम में रिस्क को कम करने के लिए वो अपने कस्टमर्स की क्रेडिट हिस्ट्री को मेंटेन करके लोकल क्रेडिट ब्यूरो में जमा करते हैं और यहाँ से रिटेल कस्टमर्स का लेंडिंग बिजनेस बढ़ने लग जाता है। 1960s तक अमेरिका में 2000 से ज़्यादा लोकल क्रेडिट ब्यूरो स्टैब्लिश हो गए थे और ये अपने हर कस्टमर पे एक पेपर फाइल मेंटेन करते थे। कंप्यूटर्स के आने से अगले 20 सालों में इन सारी छोटी छोटी कंपनीज को 3 बड़ी कंपनीज ट्रांस यूनियन, इक्विफैक्स और एक्सपीरियन ने खरीद लिया और इनके डेटा को डिजिटाइज करके सेंट्रली स्टोर और अवेलेबल कराया। शुरुआत में क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मल तरीका नहीं था। आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे सब्जेक्टिवली ये डिसाइड किया जाता था कि आपको किस तरह का और कितना लोन मिलेगा। इस क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम को और ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए 1956 में अमेरिका में फाइको नाम की एक कंपनी स्टैब्लिश की जाती है जो अपने क्लाइंट्स के लिए कस्टमाइज क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल डेवलप किया करती थी। 1989 में नेशनल क्रेडिट ब्यूरो ऑफ अमेरिका के साथ मिलकर फाइको एक जनरलाइज क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल डेवलप करती है जिसे किसी भी कस्टमर के लिए यूज़ किया जा सकता था। आज जो क्रेडिट स्कोर हम अपने आसपास देखते हैं वो फाइको के उसी क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल का एक इवॉल्व वर्जन है जो कि हमारी क्रेडिट वर्दिनेस को 300 से 900 के बीच में 3 डिजिट नंबर में ऑब्जेक्टिफाई करता है। ग्लोबली बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमारे क्रेडिट और लोन रिपेमेंट का डेटा इन क्रेडिट रिपोर्टिंग कंपनीज के साथ शेयर करती हैं
और इसी डेटा के बेसिस पे हमारी क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन होती है। जब भी हम किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या कोई लोन लेने जाते हैं तो इसी क्रेडिट रिपोर्ट के बेसिस पे फाइको का मॉडल हमारा क्रेडिट स्कोर जनरेट करता है, जिसके बेसिस पे बैंक्स हमारा लोन एप्लीकेशन एक्सेप्ट, रिजेक्ट या मॉडिफाई करते हैं। आपके फ़ोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या मंथली रेंट रिपेमेंट का डेटा इन क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसीज के साथ शेयर नहीं होता है। इसलिए भले आप सालों तक अपने सारे बिल्स टाइम पे भरें, इसके बावजूद भी आपका लोन या क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। आइए अब अपने वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है और आप इसे बढ़ा कैसे सकते हैं। हमारे क्रेडिट स्कोर के कैलकुलेशन में 5 पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है: रीपेमेंट हिस्ट्री, परसेंट यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट, लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, न्यू क्रेडिट एप्लीकेशंस मेड और वेराइटी ऑफ क्रेडिट। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री और परसेंट यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट का। रीपेमेंट हिस्ट्री यानी कि आप अपने लोन की EMI और क्रेडिट कार्ड के बिल्स टाइम पर भरते हैं या नहीं, और परसेंटेज ऑफ क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब है कि आप अपनी अलॉटेड क्रेडिट लिमिट का कितना प्रतिशत रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 10 लाख है और आप रेगुलर बेसिस पे अपने क्रेडिट कार्ड से 2 से 3 लाख रुपए महीने का खर्च करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन 20 से 30% है। आपकी नौकरी की शुरुआत में आपके पास इन दोनों में से कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए चाहे आपकी नौकरी कितनी भी अच्छी लगे, आप कोई भी बड़ा होम लोन, कार लोन या क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैंक्स के पास आपके क्रेडिट वर्दीनेस से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव डेटा अवेलेबल नहीं होता है। इसे रिजॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि अपनी कॉलेज स्टडी के दौरान आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। भले ही आप एक वेल टू डू फैमिली से हैं और आपके पेरेंट्स आपके एजुकेशन का सारा खर्चा उठा रहे हैं, फिर भी एक मिनिमल अमाउंट का एजुकेशन लोन लेने से आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अर्ली ऑन बिल्ड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बैंक्स कॉलेज खत्म होने के 6 महीने बाद तक आपके एजुकेशन लोन पे सिंपल इंटरेस्ट लगाती है, और उसके बाद भी जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है वो एक बहुत ही मिनिमल रेट पे लगता है। और होम लोन की तरह ही एजुकेशन लोन के रीपेमेंट पे भी आप टैक्स बचा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि जॉब लगते ही इनकम बेसिस पे आपको जो भी क्रेडिट कार्ड मिल रहा हो आप उसे ले लें। इन कार्ड्स में ज़्यादा बेनिफिट्स तो नहीं होते, लेकिन इनके इस्तेमाल से भी आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री अर्ली ऑन बिल्ड कर सकते हैं। अब एक गलती आपको अवॉइड करनी है। कई प्राइवेट बैंक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी ऑफर करते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन कार्ड्स की क्रेडिट लिमिट के लिए आपके पेरेंट्स को बैंक्स के साथ एक बड़ी अमाउंट FD करके लॉक करनी पड़ती है। और अगर कहीं गलती से आपसे डिफॉल्ट हो गया तो इन कार्ड्स के इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और आपके क्रेडिट स्कोर में इसका वेटेज 30% है। इसलिए जो भी क्रेडिट कार्ड आप लें, आपको मंथली बेसिस पे इंश्योर करना है कि आप उसकी अलाउड क्रेडिट लिमिट का 30 से 35% से ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों तरीकों को 1 से 1.5 साल तक इस्तेमाल करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर 675 से 700 की रेंज में आ सकता है। अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर को इससे भी ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ऐसा धीरे धीरे ही होगा। जैसे जैसे आप हर महीने अपने लोन की EMI और क्रेडिट कार्ड का बिल भरते जाएंगे, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होती जाएगी। और आपके क्रेडिट स्कोर के कैलकुलेशन में लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री का वेटेज 15% है। अब 2 बातों पर आपको और ध्यान देना है। पहला तो ये कि बहुत कम समय में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स या लोन्स के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि लिमिटेड टाइम में आपके अगेंस्ट की गई ढेर सारी क्रेडिट इंक्वायरीज आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि आप अलग अलग तरह के लोन लें। अगर आपको अपने बच्चों के एजुकेशन को फाइनेंस करना है तो उसके लिए एजुकेशन लोन लें, ना कि पर्सनल लोन। अगर आपको अपने लिए एक बाइक खरीदनी है तो उसका पेमेंट क्रेडिट कार्ड EMI से करने की जगह बाइक लोन से करें। आपके क्रेडिट स्कोर के कैलकुलेशन में लोन की वैरायटी का वेटेज 10% है। 2019 में कोविड के आने के बाद डिजिटल पेमेंट्स में जो बढ़ोतरी हुई, उसके बाद कई इनिशिएटिव्स आए हैं जो आपके डिजिटल पेमेंट हिस्ट्री के बेसिस पे आपका क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट करें या फिर आपको लोन दे सकें। 2019 में एक्सपीरियन ने एक्सपीरियन बूस्ट नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जो कि आपकी रेकरिंग यूटिलिटी पेमेंट्स की हिस्ट्री के बेसिस पे आपका क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट करता था। और रिसेंटली ही सितंबर 2023 में RBI ने UPI बेस्ड क्रेडिट लाइन की शुरुआत की है, जो कि आपकी UPI पेमेंट हिस्ट्री के बेसिस पे आपको क्रेडिट लाइन देगी, जिससे आप अपने UPI पेमेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित सिबिल स्कोर अमेरिका की ट्रांस यूनियन कंपनी द्वारा 92% ओन्ड है, और ये अपने कैलकुलेशन में आपकी डिजिटल यूटिलिटी पेमेंट या फिर UPI ट्रांजैक्शंस को नहीं लेती है। तो अनफॉर्चुनेटली फॉर द टाइम बिंग आपको मेरे पहले बताए हुए रास्तों को ही फॉलो करना पड़ेगा अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने के लिए। अगर आपके पास भी क्रेडिट स्कोर बढ़ाने से संबंधित कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।